सुप्रभात बच्चों, आज के इस वीडियो में हम एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा पाठ के प्रश्न उत्तरों की चर्चा करेंगे। बच्चों, पाठ आपने पढ़ा होगा। पुनरावृत्ति के लिए पाठ को पढ़ना अत्यंत आवश्यक है। पाठ के प्रत्येक पंक्ति को ध्यानपूर्वक पढ़िए। तो आइए हम पाठ्य पुस्तक के प्रश्न उत्तर की पुनरावृत्ति करते हैं। सबसे पहले मौखिक प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 1-2 पंक्तियों में दीजिए। अग्रिम दल का नेतृत्व कौन कर रहा था? अग्रिम दल का नेतृत्व उपनेता प्रेमचंद कर रहे थे। लेखिका को सागरमाथा नाम क्यों अच्छा लगा? लेखिका को एवरेस्ट के लिए नेपाली भाषा का सागरमाथा नाम बहुत पसंद आया। इसका अर्थ है समुद्र का सबसे ऊंचा स्थान, अर्थात समुद्र का मस्तक। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी को सागरमाथा कहना सर्वथा उचित है, इसीलिए लेखिका को सागरमाथा नाम अच्छा लगा। लेखिका को ध्वज जैसा क्या लगा? लेखिका को शिखर पर तेज हवाओं के कारण उड़ती हुई सूखी बर्फ ध्वज के समान प्रतीत हुई। हिमस्खलन से कितने लोगों की मृत्यु हो गई और कितने घायल हुए? हिमस्खलन से एक शेरपा कुली की मृत्यु हुई और 4 शेरपा घायल हो गए। मृत्यु के अवसाद को देखकर कर्नल खुल्लर ने क्या कहा? शेरपा कुली की मृत्यु के कारण अभियान दल के सदस्यों के चेहरों पर छाए अवसाद को देखकर कर्नल खुल्लर ने कहा कि एवरेस्ट जैसे महान अभियान में खतरों और यहाँ तक कि मृत्यु को भी सहज भाव से स्वीकार कर लेना चाहिए। रसोई सहायक की मृत्यु कैसे हुई? चढ़ाई के दौरान जलवायु अनुकूल न होने के कारण रसोई सहायक की मृत्यु हो गई। कैंप 4 कहाँ और कब लगाया गया? कैंप 4 7900 मीटर की ऊंचाई पर 29 अप्रैल को साउथ कोल नामक स्थान पर लगाया गया। लेखिका ने शेरपा कुली को अपना परिचय किस तरह दिया? लेखिका ने तेंजिंग को अपना परिचय देते हुए कहा कि वे नौसिखिया पर्वतारोही हैं और एवरेस्ट उनका पहला अभियान है। लेखिका की सफलता पर कर्नल खुल्लर ने उन्हें किन शब्दों में बधाई दी? लेखिका की सफलता पर कर्नल खुल्लर ने उन्हें बधाई देते हुए कहा कि वे उनकी अनूठी उपलब्धि के लिए उनके माता पिता को बधाई देना चाहेंगे। देश को उन पर गर्व है और अब वे एक भिन्न संसार में कदम रखेंगी। लिखित प्रश्न। पहला, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 25 से 30 शब्दों में लिखिए। पहला प्रश्न है, नजदीक से एवरेस्ट को देखकर लेखिका को कैसा लगा? बेस कैंप पहुंचकर जब लेखिका ने एवरेस्ट को पास से देखा तो वे उसकी सुंदरता और भव्यता से बहुत प्रभावित हुईं। वे लाहौद से नुत्से की ऊंचाइयों से घिरी बर्फीली टेढ़ी मेढ़ी नदियों के सौंदर्य को आश्चर्यचकित होकर देखती रह गई। डॉक्टर मीनू मेहता ने क्या जानकारियां दी? डॉक्टर मीनू मेहता ने दल के लोगों को एल्यूमीनियम की सीढ़ियों से अस्थायी पुल बनाने, लट्ठों और रस्सियों का उपयोग करने, बर्फ की आड़ी तिरछी दीवारों पर रस्सियों को बांधने और अग्रिम दल के अभियांत्रिक कार्यों के बारे में विस्तृत जानकारी दी। तेंजिंग ने लेखिका की तारीफ में क्या कहा? तेंजिंग ने लेखिका की तारीफ करते हुए कहा कि वे पक्की पहाड़ी लड़की लगती हैं। उन्हें तो शिखर पर
पहले ही प्रयास में पहुंच जाना चाहिए। इस प्रकार तेनजिंग ने लेखिका को प्रोत्साहित किया। लेखिका को किनके साथ चढ़ाई करनी थी? लेखिका बचेंद्री पाल को रीता गोम्बू, अंगदोरजी, लोबसांग, गगन बिस्सा, तशारिंग की, जय और मीनू के साथ चढ़ाई करनी थी। उनके अभियान दल में कई शेरपा और रसोई सहायक आदि अनेक सदस्य थे, परंतु अगले दिन प्रातःकाल 6:20 पर वे अंगदोरजी के साथ चढ़ाई के लिए निकल पड़ी। उस समय कोई भी व्यक्ति उनके साथ चलने के लिए तैयार नहीं था। लोबसांग ने तंबू का रास्ता कैसे साफ किया? लोबसांग ने तंबू का रास्ता स्विस छुरी की सहायता से साफ किया। उन्होंने लेखिका के पास गिरे बड़े बड़े हिमखंडों को हटाया, चारों तरफ फैली कठोर बर्फ की खुदाई की और समय रहते लेखिका को बर्फ की कब्र से बाहर निकाला। साउथ पोल पहुंचकर लेखिका ने अगले दिन की महत्वपूर्ण चढ़ाई की तैयारी कैसे शुरू की? साउथ पोल कैंप पहुंचकर लेखिका अगले दिन की महत्वपूर्ण चढ़ाई की तैयारियों में जुट गई। उन्होंने खाना, कुकिंग गैस तथा कुछ ऑक्सीजन सिलेंडर इकट्ठे किए। उन्होंने चाय बनाने के लिए पानी गर्म किया। दूसरे साथियों की सहायता करने के लिए एक थर्मस में जूस और एक थर्मस में गर्म चाय भरकर बर्फीली हवा में तंबू से बाहर निकल पड़ी। ख. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 50 से 60 शब्दों में लिखिए। उपनेता प्रेमचंद ने किन स्थितियों से अवगत कराया? उपनेता प्रेमचंद ने लेखिका तथा अभियान दल के सभी यात्रियों को मार्ग की पहली बाधा खुम्बू हिमपात की स्थिति से अवगत कराया। उन्होंने बताया कि उनके दल ने कैंप 1 जो 6000 मीटर की ऊंचाई पर हिमपात के ठीक ऊपर स्थित है, वहां तक का रास्ता साफ कर दिया है। उन्होंने कहा कि पुल बनाकर तथा रस्सियां बांधकर झंडियों से रास्ता चिन्हित कर दिया गया है। चिन्हित करना यानी निशान लगाना। ग्लेशियर बर्फ की नदी है तथा हिमपात में अनियमितता तथा अनिश्चितता के कारण अग्रिम दल के द्वारा किए गए अभी तक के समस्त प्रयास व्यर्थ हो सकते हैं। इसलिए अभियान दल को रास्ता खोलने का काम दोबारा करना पड़ सकता है। बच्चों, आपको सब ध्यानपूर्वक याद रखना पड़ेगा कौन सा कैंप कितने मीटर की ऊंचाई पर लगाया गया, कब लगाया गया। अगला प्रश्न है, हिमपात किस तरह होता है और उससे क्या क्या परिवर्तन आते हैं? बर्फ के खंडों का अव्यवस्थित ढंग से गिरना ही हिमपात कहलाता है। हिमपात अनिश्चित और अनियमित होता है। इससे अनेक परिवर्तन आते रहते हैं। हिमपात से ग्लेशियर यानी बर्फ की नदी के बहने से किनारे की बर्फीली चट्टानों में हलचल उत्पन्न हो जाती है। बर्फ की बड़ी बड़ी चट्टानें टूटकर नीचे गिर जाती हैं। हिमपात के समय चट्टानों के खिसकने से धरातल में दरारें पड़ जाती हैं। ये दरारें अक्सर गहरी चौड़ी खाई का रूप धारण कर लेती हैं। ये हिमपात पर्वतारोहियों के मार्ग में नई नई बाधाएं उत्पन्न करते हैं और उन्हें प्रतिपल इन भयानक परिवर्तनों से जूझना पड़ता है। लेखिका के तंबू में गिरे बर्फ पिंड का वर्णन किस तरह किया गया है? इसका उत्तर है, सन 1984 की 15-16 मई की रात लेखिका लाहौत्सी की सीधी बर्फीली ढलान पर लगाए गए सुंदर रंगीन तंबू के कैंप 3 में सो रही थी।
रात के 12:30 बजे उनके सिर के पिछले हिस्से में किसी सख्त चीज के टकराने से उनकी नींद खुल गई। एक लंबा बर्फ का पिंड कैंप के ठीक ऊपर लहोत्से ग्लेशियर से टूटकर नीचे आ गिरा था। हिमखंडों, बर्फ के टुकड़ों तथा जमी हुई बर्फ के इस विशाल हिमपुंज ने एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी की तेज गति और भीषण गर्जना के साथ सीधी ढलान से नीचे आते हुए कैंप को पूरी तरह तहस नहस कर दिया। चोट तो हर व्यक्ति को लगी, परंतु जीवन हानि किसी की नहीं हुई। लेखिका को देखकर कि हक्का बक्का क्यों रह गया? इसका उत्तर है, लेखिका जब बर्फ की कब्र से बाहर निकलकर साउथ पोल कैंप पहुंची तो वहां पहुंचकर उन्होंने अपने साथियों की सहायता करने के लिए चाय बनाई। एक थर्मस में चाय और दूसरे थर्मस में जूस लेकर वे अपने साथियों की थकान मिटाने के लिए बर्फीली हवा में तंबू से बाहर निकल पड़ी। अन्य साथियों से मिलते हुए जब वे थोड़ा सा और आगे नीचे उतरी तो उन्होंने की को देखा। की उन्हें थर्मस लेकर नीचे उतरते देखकर हक्का बक्का रह गया, क्योंकि उसे आशा नहीं थी कि इतने बड़े हादसे के बाद बचेंद्री विश्राम न करके पुनः काम पर लग जाएंगी। बचेंद्री ने अपने शारीरिक रूप से स्वस्थ होने तथा दल के सदस्यों की मदद करने की बात कहकर पेय पदार्थ यानी पिए जाने वाले पदार्थ से की प्यास बुझाई। अगला प्रश्न है, एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए कुल कितने कैंप बनाए गए? उनका वर्णन कीजिए। एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए निम्नलिखित कैंप बनाए गए। पहला, बेस कैंप। यह कैंप काठमांडू के शेरपा लैंड में लगाया गया था। पर्वतीय दल के नेता कर्नल खुल्लर और उपनेता यहीं से अभियान दल की गतिविधि का संचालन कर रहे थे और अभियान दल को हिमपात संबंधी कठिनाइयों का परिचय दे रहे थे। कैंप 1, यह हिमपात क्षेत्र के ठीक ऊपर 6000 मीटर की ऊंचाई पर लगाया गया था। कैंप 2, 16 मई की सुबह सभी लोग कैंप 2 पर पहुंचे। 9 पुरुष सदस्यों को चोटों अथवा टूटी हड्डियों के कारण यहीं से बेस कैंप भेजा गया। कैंप 3, यह लहोत्से पहाड़ियों की ढलान पर लगाया गया था। यहाँ नायलॉन के बने तंबू में लेखिका और उसके सभी 10 साथी विश्राम कर रहे थे। कैंप 4, यह समुद्र तल से 7900 मीटर पर था। यहीं से साउथ और शिखर कैंप के लिए चढ़ाई की गई। साउथ पोल और शिखर कैंप के लिए। अगला, साउथ पोल कैंप। यहीं से एवरेस्ट के लिए अंतिम दिन की चढ़ाई की गई। और अंत में शिखर कैंप, यह एवरेस्ट की चोटी के ठीक नीचे स्थित था। इस कैंप से लेखिका और अंगदोर्जी केवल 2 घंटे में शिखर पर पहुंच गए।